Hello dear students, welcome back, welcome to all of you on our online educational platform Safalta Digital. Yes dear students, we are reading chapter number 2 acid, base and salt. तो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि एसिड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, बेस की डेफिनेशन, बेस के कैरेक्टर पढ़े, सॉल्ट, सॉल्ट किसे कहेंगे, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स करते हैं तो सॉल्ट कैसे बनता है, इस सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी हमने हमारे अगले चैप्टर्स में, अगले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम हमारा नया लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं, जिसमें हम आगे एसिड एंड बेस के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने पीएच के बारे में पढ़ा। व्हाट इज द पीएच एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। इम्पोर्टेंस, पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे एसिड और बेस की स्ट्रेंथन, यानी कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को मेजर कर सकते हैं। हाउ वी कैन मेजर दैट दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड and this is a strong base, this is a weak acid or this is a weak base. So how we can recognize strength of acids and base? About this we had read in our previous lecture. previous lecture में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में pH के बारे में। तो अब हम importance के बारे में जानेंगे। We will know about importance of pH in our everyday life. That what are the importance of pH in our everyday life? हमारे everyday life में pH का क्या importance है? हमारे आसपास की जो कई सारी घटनाएं जो हो रही है उनमें pH का क्या importance है, क्या रोल है? ठीक है, यदि उसकी pH ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसान होगा, यदि pH कम हो जाए तो क्या नुकसान होगा। कई सारे पदार्थ इस तरीके से हैं जिनकी उनका सर्टेन पीएच का होना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी पानी हम पी रहे हैं, ठीक है, उस पानी की पीएच का भी एक निश्चित होना बहुत जरूरी है। यदि पानी की पीएच उस निश्चित मान से ज्यादा या कम हो जाती है तो दैट विल कॉज हार्म, वह हमें नुकसान पहुंचाती है, पहुंचाएगी। ओके, सो नाउ वी विल रीड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे life. Yes dear students, you can look at your screens that first topic is our body works within the pH range of 7 to 7.8. हमारी बॉडी की जो pH है, यानी कि किस pH के बीच में हमारी बॉडी वर्क करती है, 7 से 7.8 हमारी बॉडी का pH होना चाहिए। 7 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH. Okay, living organisms जो हैं, सजीव, इसी pH में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। यदि इस रेंज से 7 से यदि नीचे हो जाए और 7 से यदि ऊपर हो जाए तो that will cause harm for every human being. Okay, यह सबको नुकसान पहुंचाएगी, सभी सजीवों को। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, रेन वाटर, वर्षा का जो वाटर है, वर्षा जल, उसकी पीएच यदि 5.6 से लेस है, कम है, तो देन इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन, इसे एसिड रेन कहते हैं। कोई भी वर्षा के पानी की पीएच जब 5.6 से कम है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, कितने कम प्यारे बच्चों, 5.6 से। वर्षा जल की पीएच, रेन वाटर की पीएच जब 5.6 से लेस होती है तो उस पानी की एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि
5.6 से यदि लेस कम होगी तो इसका मतलब है उस पानी की एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस पानी को की रेन को हम एसिड रेन कह देते हैं। When acid rain flows into the river, it lowers the pH of river water. यह यदि जब यह एसिड रेन गिरती है, बरसात होती है इसकी, और नदी में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, तो उस नदी या तालाब के पानी की जो एसिडिटी है वह बढ़ जाती है। एंड द सर्वाइवल ऑफ एडिकेट लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। और ऐसा होने से इन नदियों में और तालाबों में जीव जंतुओं के रहने की जो कंडीशंस है वह बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो बात समझिए, यानी कि ओवरऑल जो इसका मतलब है इस पॉइंट का वो ये है कि हमारी बॉडी और एवरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सर्टेन पीएच में ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाती है। यदि इस पीएच से नीचे की पीएच वाला पानी यानी कि बरसात होती है तो इसका मतलब है कि एसिड रेन हो रही है, और ये जब एसिड रेन वाला पानी रिवर्स में और पॉन्ड्स में चला जाता है तो वहाँ के जीव जंतुओं के लिए उनके सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। ओके, तो आप समझे इस चीज को। सेकेंड पॉइंट, plants require a specific pH range of their healthy growth. Plants requires a specific pH range of their healthy range, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए pH सर्टेन है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए pH सर्टेन है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी pH सर्टेन है। Their growth becomes healthy in a certain range of pH, एक निश्चित pH के मान में ही उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र, जो हम खाना खाते हैं, पाचन तंत्र में, सॉरी मेरे पीछे लिखने में आ रहा है, ये देख सकते हैं, पाचन तंत्र में पीएच का इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखिए आपको कभी अनुभव हुआ होगा, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, यानी कि अम्ल बढ़ जाता है, यानी कि अम्ल ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, तो हम कहते हैं ये अम्ल एसिडिटी हो गई। मीन्स हमारे पेट के अंदर जो पीएच की वैल्यू है वह पीएच की वैल्यू नीचे आ गई है। ठीक है, जिसके कारण इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, और इसे कहते हैं एसिडिटी। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए कुछ रसायन है जिसे मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। डॉक्टर्स लिखते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं, यदि किसी को एसिडिटी हो रही है तो इसको दूर करने के लिए एंटासिड की जो सिरप है वह हमें पीने के लिए दी जाती है, डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड की जाती है। तो मैं इसे रीड करूंगा, देखिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टोमच ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। जठर रस होता है हमारे स्टोमच के अंदर, आमाशय के अंदर जठर रस होता है, जो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, दिस एसिड ऑटोमेटिकली डेवलप्ड इन आवर स्टोमक एज ए गैस्ट्रिक जूस। ओके, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, यह डाइजेशन में हेल्प करता है, ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, बिना किसी पेट के नुकसान को यह डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड इन। ठीक है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन यानी कि अपच की स्थिति में, अपच हो जाता है इंडाइजेशन। ठीक है,
ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। किस कंडीशन में? जब अपच की पोजीशन हो जाती है, कंडीशन हो जाती है, खाना नहीं पचता है, उस कंडीशन में हमारे जो पेट में, स्टोमच में अधिक मात्रा में एसिड बनने लगता है, ठीक है। एंड दिस कॉज पेन, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द होता है, जलन होती है। पेन एंड इरिटेशन, हमें इरिटेट करता है ये एसिड फिर, ठीक है। घबराहट सी होती है, इरिटेशन होता है, पेन होता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज बेसेज, पीपल बेस का उपयोग करते हैं, मीन्स क्षार, ठीक है। क्षार, भाई एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने ही बेस की जरूरत पड़ेगी, तो उतना बेस हमें दिया जाता है। कॉल्ड एंटासिड, जिसे क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं इसको। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, यह एंटासिड क्या करते हैं? एक्सेस जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसे उदासीन कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, यानी ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे साधारण नाम जिसका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ए माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, यानी कि अपच को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सेस एसिड जो जनरेट हो रहा है हमारे स्टोमच में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ओके। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, पीएच यदि चेंज होती है तो हमारे जो दांत हैं ये डिके होने लगते हैं, इनका क्षरण होने लगता है, ये घिसने लगते हैं पीएच चेंज होने से। देखिए हाउ सो मच इंपॉर्टेंस पीएच हैज इन अवर सर्वाइवल। ओके, हमारे अच्छे तरीके से सर्वाइवल के लिए पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यदि पीएच का थोड़ा सा भी गड़बड़ मामला है तो इट कॉज डिफिकल्टीज फॉर अवर सर्वाइवल, ये हमें दर्द देते हैं, पेन देते हैं, तरह तरह की बीमारियां डेवलप्स हो जाती है। जैसे एक बीमारी अपच, ठीक है, इंडाइजेशन, और सेकंड है टूथ डिके। यदि अधिक मात्रा में पीएच जनरेट एसिड बनने लगता है हमारे दांतों में, मुंह में, तो दैट विल डिके अवर टूथ, हमारे दांतों का क्षरण करेगा। अब ये एक्सेस मात्रा में एसिड कैसे जनरेट होता है हमारे मुंह में? हम जो खाना खाते हैं सुबह शाम, और खाने के कण, हमारे टुकड़े हमारे दांतों में फंस जाते हैं, ठीक है। रात को हम सोने के बाद खाना खाने के बाद मंजन नहीं करते हैं, सो जाते हैं, तो रात भर फिर क्या होता है, ये जो खाना है उसमें सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं और बायोलॉजिकल क्रिया के द्वारा उसमें एसिड जनरेट होता है, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। यदि मुंह की पीएच 5.5 से लोअर हो जाती है, लो हो जाती है, तो टूथ डिके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके। टूथ इनेमल, दांतों का जो इनेमल है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, ठीक है। किससे बना होता है? हमारे दांतों का इनेमल, जो ये दांतों के ऊपर परत होती है यहां पर, वह इनेमल की परत होती है। दैट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर एलिमेंट होता है। इनेमल बॉडी का सबसे कठोर एलिमेंट है इनेमल, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है ये? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप, ठीक है।
कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ओके, सबसे कठोर पदार्थ है ये हमारे शरीर का, इससे कठोर हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। देखो दांत कितनी चीज़ों को तोड़ देते हैं, चबा देते हैं, हमारी हड्डियां ये काम नहीं कर पाती। यदि इनका दांतों के ऊपर इनेमल की परत नहीं होती तो हमारे दांत इन कठोर चीज़ों को काटने में एबल नहीं होते और हमारे दांत तुरंत ही घिस जाते। हम काट ही नहीं सकते थे किसी भी चीज़ को, भोजन नहीं चबा सकते थे यदि इनेमल नहीं होता तो। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में भी नहीं घुलता है। मुंह में तो पानी रहता है, ये बार बार पीते हैं, गीला भी रहता है मुंह, ठीक है, तो फिर भी ये डिजोल्व नहीं होता है। बट इज कोरोडेड, लेकिन शरण हो जाता है इसका व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो देन 5.5, 5.5 से पीएच माउथ की बिलो हो जाती है तो ये कोरोड होने लगता है, डिके होने लगते हैं। कौन? दांतों का इनेमल, दांत। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हमारा भोजन करने के पश्चात माउथ में जो शुगर और ईटिंग पार्टिकल, फूड के पार्टिकल जो रह जाते हैं उसका डिग्रेडेशन करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, और उसके डिग्रेडेशन से एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, ठीक। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने का सबसे आसान रास्ता है दैट इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। माउथ को क्लीन करिए भोजन करने के पश्चात, तो शुगर ही माउथ में नहीं रहेगी, फूड के सब्सटेंस माउथ में नहीं रहेंगे, तो बैक्टीरिया विल नॉट प्रोड्यूस एसिड, बैक्टीरिया एसिड नहीं बनाएंगे। यूजिंग टूथपेस्ट, कैसे साफ हो सकता है ये? टूथपेस्ट का यूज करके मंजन करें। विच आर जनरली बेसिक, जो टूथपेस्ट होती है यह बेसिक सब्सटेंस है, ये जितने भी टूथपेस्ट हैं ये बेस होते हैं, ठीक है। तो ये बेस क्या होता है? जो मुंह में जो एसिड्स बन रहा है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ये जो बेस के रूप में टूथपेस्ट करते हैं यह हमारे एसिड में जो एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जैसे ही एसिड न्यूट्रलाइज हो गया फिर हमारे दांतों, हमारे मुंह में किसी प्रकार का एसिड नहीं रहेगा एंड हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रोट केमिकल वेलफेयर वारफेयर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स यानी कि एनिमल्स अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, प्लांट्स करते हैं थ्रोट केमिकल वारफेयर। बीइंग बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। बी का जो स्टिंग है, ठीक है ना, उसमें एसिड होता है। बी का स्टिंग यानी कि बी मधुमक्खी जो डंक मारती है उसमें एसिड होता है, और डंक मारने के बाद में हमें जलन और दर्द का पेन फुल ये फील होती है, महसूस होता है। वो किसके कारण? वह उस एसिड के कारण ही होता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस, यदि किसी माइल्ड बेस का यूज किया जाए, हल्के बेस का, क्षार का, लाइक बेकिंग सोडा, जैसे कि बेकिंग सोडा हर घर में होता है। बेकिंग सोडा हमने पहले भी पढ़ा है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा हर घर में होता है। यदि डंक के स्थान पर, जहां भी मधुमक्खी ने हमको डंक मारा है वहां पर यदि बेकिंग सोडा लगा लिया जाता है तो बेकिंग सोडा बेस का वर्क करता है, और मधुमक्खी का जो डंक है, बी का जो डंक है, स्टिंग है, वह एसिड के रूप में काम करता है। तो एसिड और बेस, ठीक है,
जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वह न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिर थोड़ी सी देर में हमें जलन और दर्द कम हो जाता है। ऑन द स्टंग एरिया, बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, रिलीफ देता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ये एक नेटल लीव्स, नेटल एक पौधा होता है, उसकी जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो नुकीले होते हैं, ठीक है। लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, मेथेनोइक एसिड होता है उसमें, और जैसे ही हम उस पत्ते को छूते हैं तो उसके जो हेयर्स हैं वह हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं और मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे हमें पेन का फीलिंग होता है। ओके, तो नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। नेटल इज ए हार्बेसियस प्लांट, ये एक प्लांट है विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जो जंगलों में उगता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, स्टिंगिंग डंक नुमा बाल रखती है, हेयर होते हैं इसके, विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स, ठीक है, जिसके कारण पेनफुल दर्दनाक स्टिंग हमें डंक का एहसास होता है। व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली, जब हम अचानक उस पत्ते को टच कर देते हैं, हमें मालूम नहीं है कि ये किसका पत्ता है, लेकिन जब एक जाने अनजाने में जब हम उस पत्ते को, नेटल के लीव्स को टच कर देते हैं, तो जैसे ही हमने उसको टच किया तो उस पत्ते में जो स्टिंगिंग हेयर है वह हेयर हमारे हाथ से चिपक जाते हैं और उसका जो मेथेनोइक एसिड है वो हमारे अंदर एंटर हो जाता है। दिस इज ड्यू टू मेथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम, जो कि उस नेटल के लीफ के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट विच ऑफ्टन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। अब इससे बचने का जो पेन हुआ है हो रहा है, इसने बचने का सरलतम उपाय क्या है? विद द डॉग प्लांट होता है जो कि नेटल के प्लांट के पास ही उगता है। ये नेचर ने ऑटोमेटिकली सेफ प्रिवेंशन दे रखा है, ठीक है। जहां कॉज हो रहा है, जहां कॉज हुआ वहीं पर उसका सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से नेटल के पेड़ के पास ही एक पेड़ एक और होता है जिसे डॉग प्लांट बोलते हैं। यदि इस डॉग प्लांट की लीव्स को नेटल के पत्तों से, जहां पर हमें दर्द हो रहा है वहां पर इसको रगड़ लिया जाए तो हमें पेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जनरल केमिकल्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दो सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच आर यूजफुल इन अवर डेली लाइफ। तो फर्स्ट केमिकल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे, कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह टूट जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर-एल्कली प्रोसेस। इसे याद रखना है, नेम रिएक्शन से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द क्लोर-एल्किल प्रोसेस। क्लोर-एल्किल प्रोसेस, थ्रू द क्लोर-एल्किल प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन,
एल्कली से मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर डिकम्पोज होता है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यहां पर किस तरीके से NaCl और H2O वर्क कर रहा है। ठीक है, NaCl एंड H2O, ये देखिए आप NaCl एंड H2O, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया है। NaCl में जब H2O डाला जाएगा तो इसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, किसी भी चीज में वाटर मिलाया जाएगा तो उसे उसी का एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। तो NaCl, ये देखिए इस तरीके से NaCl प्लस HOH HOH, ये यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है, ये देखिए 2NaOH बन गया, ये NaOH और एक और Na और OH। ठीक है, NaCl हो गया, क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गई है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से ही 2 क्लोरीन जनरेट हो रही है और 2 हाइड्रोजन जनरेट हो रही है। ओके, तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, एनोड पर प्राप्त होती है क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस जो निकल रही है, ये वाली देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, ये एनोड पर प्राप्त होती है। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, और कैथोड के पास नीचे ही उस जिस पात्र में ये क्रिया कराते हैं, जिस पोर्ट में हम ये जो रिएक्शन कराते हैं, वहां पर कैथोड के नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड होता है। ये देख सकते हैं आप, ये एक एनोड है और ये कैथोड है। ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है और ये एनोड पर हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। इस तरह का ये एक पात्र है, अपना देख सकते हैं यहाँ पर आप, हाइड्रोजन गैस कैथोड, क्लोरीन गैस एनोड, और इस तरीके से इस कंटेनर में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है, देखिए आप, यहाँ से सोडियम क्लोराइड का जो घोल है एंटर कराया जाता है और इस पात्र में आता है, और इस पात्र से इस साइड में आ जाता है कैथोड की तरफ, और कैथोड के नीचे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है और उसे इसके थ्रू, ठीक है, यहाँ एक वॉल्व लगा होता है, वॉल्व के थ्रू एक अलग कंटेनर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस चित्र को आप अच्छी तरीके से, ये कैथोड है, हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है, यहाँ पर बन रही है, और ये एनोड है, यहाँ पर क्लोरीन गैस जनरेट हो रही है, और इस तरीके से एक ये कंटेनर है, इसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जाता है, और ये कैथोड के नीचे, ठीक है, कैथोड के नीचे इस जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होती है, बनती है उसकी क्रिया के थ्रू। जैसे मैंने बताया, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है, वाटर डिसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के कारण, और वह रीअरेंज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरीके से इस अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कुछ एक बार में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, अपने मैं बार बार बता रहा हूँ आपको,
आप नोटबुक लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए, जैसे ही आप देख रहे हो समझने के बाद अपने नोट्स बनाओ और फिर इसको रिपीट करो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आप के कुछ दोस्त अभी तक भी जिन्हें सफलता डिजिटल के बारे में मालूम नहीं है, उन्हें और उनकी पढ़ाई अभी छूटी हुई है, तो यू कैन टेल देम अबाउट सफलता डिजिटल। ओके, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।